जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दानिश्वरों की जानिब से, कुछ दीगर दोस्तों की जानिब से बार बार ये इतराज किया जाता है कि इमरान खान साहब फौज से बातचीत या मुज़ाकरात की बात क्यों करते हैं, उनको तो सियासी कुव्वतों से बात करनी चाहिए। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो आपके साथ शेयर की जाए। कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आजकल पाकिस्तान के अंदर आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भारत का जो एक बिजनेसमैन है अंबानी, उसके पास इतनी दौलत है कि पूरे पाकिस्तान के पास इतनी दौलत नहीं है, उसके पास इतने डॉलर्स हैं कि हमारी हुकूमत के पास इतने डॉलर नहीं है। इस किस्म की बातें होती हैं और ये भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत ऐसी क्यों नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसमैन क्यों नहीं है। अब अंबानी के ऊपर भारत में भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है। अंबानी हो जाए, टाटाज हो जाए, बिरलाज हो जाए, बहुत सारे वहां पे आपको पता है बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और उन लोगों के पास बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि सरमाया है और डॉलर्स हैं उनके पास, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इस हवाले से आज सुबह ही किसी ने मुझे एक तहरीर भेजी। वो काफी लंबी तहरीर थी और ये चीजें काफी अरसे से मैं भी सोच रहा था, देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल क्यों नहीं है। एक तो हमने बिजनेस को यहां पे एक तरह से वो जिसे कहते हैं ना गाली बना दिया। जो भी सरमायादार है, जो भी बिजनेस में कामयाब होता है, उसको हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ इकदाम उठाने शुरू कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं, कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसा माहौल है कि जहां पे हम अंबानी जैसा बिजनेसमैन पैदा करें, वैसी कंपनियां पैदा करें? तो इसका बड़ा जवाब यह है कि जो 70 की दिहाई में पाकिस्तान के साथ भुट्टो साहब कर गए, यहां पे भी बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स थे जिनकी बड़ी बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें थी। उन सारे ग्रुप्स को दफना दिया गया। उन ग्रुप्स को एक तरह से जिसे कहते हैं ना मौशी तौर पे दफन कर दिया गया। और किसने किया? हुकूमत ने किया, रियासत ने किया। भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया हर चीज को, सारी चीजें उन्होंने कौमी, जिसे आप कह सकते हैं उसकी मलकियत में वो लेके आ गए। और उसके बाद जो हमारी मईशत की हालत हुई वो हमारे सामने है। तो यहां पे अगर वो ना होता जो भुट्टो साहब ने किया था, तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे, तो आज अंबानी और टाटा इनके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती। तो इसमें भी हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं उनका बड़ा मेजर किरदार है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये साइड पे वीडियो चल रही है और इस वीडियो के अंदर एक मरियम नवाज साहिबा का अवाम दोस्त जो सेल काउंटर है वो दिखाया जा रहा है। और वो सेल काउंटर लगता है, वहां पे आके लोग जो है ना सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। और ये वीडियो काफी वायरल है। मैं देख रहा हूं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी ये शेयर हुई थी। दीगर जगहों से भी दीगर सहाफी सियासतदान मुख्तलिफ लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो वो काउंटर लगता है जनाब, वो एक कोई खातून अफसर आई हुई हैं और वो खातून अफसर उसका जायजा ले रही हैं। और जब वो अफसर चली जाती हैं तो साथ ही वो जो चीजें वहां पे रखी हुई हैं अवाम दोस्त काउंटर के ऊपर, मरीम नवाज साहिबा का जो अवाम दोस्त काउंटर है, वो चीजें लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं। यानी वो ला के सिर्फ वहां पे दिखाने के लिए रखी गई थी उस खातून अफसर को। जो ही वो खातून अफसर जाती है वहां से वो सारी चीजें उठा ली जाती हैं। तो हकीकत में इसमें ना अवाम से कोई दोस्ती थी, ना अवाम का कोई फायदा था। सिर्फ सीएम साहिबा को और उस अफसर को चूना लगाया लोकल इंतजामिया ने। लेकिन मेरी नजर में ये इशू नहीं है। ये तो चूना अवाम को हर जगह पे लग रहा है, अवाम को इसी तरह धोखा दिया जाता है। पूरे मुल्क में किसी जगह पे भी आप चले जाएं, ब्यूरोक्रेसी की यही हालत है। अवाम को जो कुछ मिलता है वो हमारे सामने है। लेकिन यहां पे इशू क्या है? बड़ा इशू ये है कि ये आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि ये वो गाड़ियां हैं जिसमें ये मोहतरमा जो अफसर साहिबा है वो वहां का जायजा लेने आई थी, अवाम दोस्त काउंटर का। क्यों? कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इस नहज पे पहुंच गई है कि वो खाने के लिए मार्केट प्राइस के ऊपर रोटी नहीं खरीद सकती, चीनी नहीं खरीद सकती, आटा नहीं खरीद सकती, प्याज नहीं खरीद सकती। अवाम भूखी मर रही है। और अवाम दोस्त काउंटर का जायजा लेने के लिए ये जो खातून अफसर आई हुई है, ये तो एक अफसर है ना, मैं खुदा ना खास्ता इनके खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल मैं आपको एटीट्यूड बता रहा हूं। इस अफसर के पास जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों में ये आई, ये करोड़ों की गाड़ियां हैं। तो जिस मुल्क में अवाम भूखी नंगी मर रही हो, आपको अवाम दोस्त काउंटर लगाने पड़े, और वो भी असली या जाली वो आपके सामने ही है। लेकिन वहां पे अफसरान को इस किस्म की मुराद, इतनी महंगी गाड़ियों में, ये सरकारी खजाने से ये गाड़ियां, आप कैसे सोच सकते हैं कि ऐसी गाड़ियां लें? जिस दिन ये अफसर
अवाम दोस्त काउंटर्स का मुआयना करने टैक्सियों, रक्शों या छोटी गाड़ियों पे आपको आते हुए नजर आएंगे। यकीन कीजिए उस दिन इस मुल्क में असल अवाम दोस्त काउंटर लगेंगे। ये वो इशू है, ये अवाम दोस्त काउंटर पे जो धोखा दिया गया मुबैना तौर पे इस वीडियो के अंदर, वो बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि इस निजाम के अंदर कैसे अवाम का जो पैसा है वो किसके ऊपर खर्च हो रहा है, कैसे एक अशराफिया खून चूस रही है अवाम का, वो बड़ा इशू है। जिस दिन ये अफसरान जो है आपको छोटी गाड़ियों में नजर आएंगे, अपनी गाड़ियों में नजर आएंगे, पैदल चल के नजर आएंगे, आपको ट्रेनों में आते हुए नजर आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, उस दिन आपके पूरे मुल्क में ना तो अवाम दोस्त काउंटर लगाने की जरूरत पेश आएगी, अगर जरूरत पेश आए भी तो फिर हकीकी मानों में यहां पे अवाम दोस्त काउंटर नजर आएंगे। इस गाड़ी के बजाय क्या इनको एक ऑल्टो नहीं दी जा सकती? मतलब वो पिछले दिनों एक आया खबर आई कि जी जो पंजाब के स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा है कि जी बड़ी गाड़ी उनको चाहिए, वो खरीदनी है। क्या इन बड़ी गाड़ियों के अलावा हमारे हुक्मरान और ये अफसरान नहीं फिर सकते? क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि ये फॉर्च्यूनर और जनाब 4x4 बड़ी बड़ी गाड़ियां इन अफसरान को दी जाए? हमने यूरोप में आज तक नहीं देखी कि इस तरह की गाड़ी किसी अफसर को दी गई हो कि जी ये एसी लंदन है, ये एसी पेरिस है, ये मजिस्ट्रेट जो है बार्सिलोना है, ये वियना का मजिस्ट्रेट है, ये फलानी जगह का जनाब वो कमिश्नर है। और यहां पे आप देखें किस तरीके से गरीबों का जो मुल्क है उसमें कैसे जो है अवाम का पैसा इन तरह के कामों के ऊपर लुटाया जाता है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से जेल में बात करते हुए जो है कुछ चीजों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनको 2 दफा फूड पॉइजनिंग हुई है। और आज जो सहाफी वहां पे गए हुए थे उन्होंने भी ये बताया कि इमरान खान साहब काफी कमजोर नजर आए। वैसे उन्होंने गिला शिकवा कोई नहीं किया अपनी सेहत के हवाले से, लेकिन वो आज कमजोर नजर आ रही थी। और इमरान खान साहब ने बताया कि जेल में दूसरी मरतबा उनको फूड पॉइजनिंग हुई है क्योंकि फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से खाना खराब हो जाता है। अब खान साहब को घर से भी खाना नहीं लाने दिया जाता, मियां साहब का खाना घर से आता था। दीगर जितने भी लीडरान है जो भी यहाँ पे सहूलतें थी वो आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खान साहब का जो खाना है वो खराब हो जाता है और 2 दफा उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। और आज जो सहाफी वहां पे गए हुए थे वो ये बता रहे थे कि जनाब खान साहब जो है काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अच्छा, अब कुछ दानिश्वर बार बार ये गिला शिकवा करते हैं कि इमरान खान फौज से मुज़ाकरात की बात क्यों करता है। इमरान खान बार बार ये क्यों कहते हैं कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी कुफ्तों से क्यों बात नहीं करते। अगर आप गौर करें तो ये वही दानिश्वर हैं जो बार बार आपको टीवी पे बैठे हुए अपने कॉलम्स में या दीगर जगहों पे ये कहते हुए नजर आएंगे कि जी असल मसला कबूलियत का है। इमरान खान की मकबूलियत तो बहुत ज्यादा है, अवाम ने उसको वोट भी बहुत दिया है, लेकिन उसकी कबूलियत नहीं है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो दोबारा इख्तिदार में। ये खुल के ये कहते हैं, ये खुल के बार बार ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लगा दी है एस्टेब्लिशमेंट ने, उनको इख्तिदार में वापस नहीं आने देना। तो और फिर दूसरे ही सांस में ये कहते हैं कि जी इमरान खान सियासी कुफ्तों से बात क्यों नहीं करते। एक तरफ आप ये बयानियां देते हैं कबूलियत और मकबूलियत वाला, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी वो फौज से जो है वो क्यों बात करने की बात करते हैं। तो आपने खुद ही बता दिया कि असल इशू ये नहीं है कि इमरान खान साहब कोई सियासी ताकत नहीं है या उनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। आप खुद ही ये कहते हैं कि जी असल इशू ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके तहफुजात है इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान जितना मर्जी वोट बैंक ले लें उनको इख्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। तो फिर इमरान खान साहब को किससे बात करनी चाहिए? जो जिस प्रॉब्लम को आप डायग्नोज कर रहे हैं तो उसी प्रॉब्लम को तो डील करने की इमरान खान बात करते हैं। तो फिर वो कहते नहीं जी, उसके ऊपर उनको फौरन एतराज हो जाता है। देखें जी कैसा गैर जमहूरी रवैया है, इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि सियासतदान इतने इररेलेवेंट हैं कि उनका तो कुछ इसमें लेना देना ही नहीं है, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, वो कुछ फैसला ही नहीं कर सकते, असल फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वो दानिश्वर कहते हैं, बार बार ये वो मकबूलियत और कबूलियत की बात करते हैं और दूसरे ही सांस में कहा जाता है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो यही वजह है कि वो उसी से वो इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हम उससे बात करेंगे जिसके पास असल ताकत है और जो इस सारे निजाम के अंदर जिससे बातचीत करके निजाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सियासी कुव्वतें तो इस वक्त इररेलेवेंट है ना, उनको सियासी कुव्वत कहना ही मेरे ख्याल में वो सियासत की तौहीन है इस वक्त। अगर आप ये कहें कि नून लीग एक सियासी कुव्वत है और पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत है, नहीं जी, ये आपके जहनों में बनी हुई जो एक इख्तरा है, ये उसकी हकीकत तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त वो सियासी हकीकत नहीं है। वो सियासी हकीकत तब होंगी जब उनसे बातचीत करके मसाइल हल हो सकेंगे, जब उनसे बातचीत करके मुल्क के अंदर तब्दीली आ सकेगी। लेकिन वो खुद इस चीज का बरमला इजहार करते हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इसमें कुछ नहीं रोल अदा कर सकते। तो सियासी
सियासी कुव्वत वो होती है जिसकी वजह से मुल्क की सियासत के ऊपर कोई असर पड़ता हो, जिसकी वजह से मुल्क की सियासत तब्दील हो सकती हो, जिसकी वजह से मुल्क का निजाम तब्दील हो सकता हो, मुल्क के निजाम को आगे बढ़ाया जा सकता हो। ये तो दोनों जो कुव्वतें हैं, ये तो जो नाम नेहाद कुव्वतें या मुबैना कुव्वतें या सियासी कुव्वतें, जो भी आप इनको कह लें, ये इक्तदार में हैं। तो फिर क्यों पूरा मुल्क जो है इस वक्त जो है वो एक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्यों ये अफरा तफरी का माहौल है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि मुल्क बहरान का शिकार है? सियासी कुव्वतें तो फिर इक्तदार में हैं तो वो तो बढ़ा दें मुल्क को आगे। तो ये सियासी कुव्वतें नहीं है, ये इस वक्त सियासी मोहरे हैं। आप इनको कुव्वत नहीं कह सकते। जब ये कुव्वत बनेंगे तो फिर बहुत सारे फैसले ये खुद भी कर सकते हैं, किसी और से फिर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो असली कुव्वत से बात करेंगे, मोहरों से बात नहीं करेंगे। ये एक वो चीज है जो इमरान खान साहब कहते हैं। दूसरी तरफ वाले जो कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये किसी जर्मन टूरिस्ट की तस्वीर है। इसको लाहौर में लूट लिया गया। पाकिस्तान टूरिज्म नामी एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी इसको शेयर किया हुआ, दीगर सहाफी भी शेयर किया हुआ है, दीगर सहाफी भी इसको शेयर कर रहे थे। साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले जर्मन सियाह को लाहौर में डाकू ने लूट लिया। मुलजमान उनसे जनाब नकदी, फोन, कीमती कैमरा छीनकर फरार हो गए और पुलिस वाले उसको कह रहे हैं ऑलराइट डोंट वरी, और ये वो इस किस्म की वीडियो में देख रहा था। पर एनीवे उसको वो तसल्लियां दे रहे हैं। ये कतन दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि पुलिस इसको देखेगी और ये जो सियाह से चीजें छीनी गई हैं उसमें जो है वो बरामद होंगी। वैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड जहां पे भूख नंग होती है, वहां पे सियाह जो है वो इजी टारगेट होते हैं। उनको टारगेट किया जाता है, मुल्की सियाहों को भी और गैर मुल्की सियाहों को भी मुख्तलिफ तरीकों से टारगेट किया जाता है। अब जिस तरह आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आप मरी जाएं तो मरी में बहुत सारे जो चीज आपको पिंडी में 10 रुपए की मिलेगी तो वहां पे 18 रुपए की मिलनी चाहिए, इसलिए कि कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। लेकिन समटाइम लोग गिला शिकवा करते हैं कि 30 रुपए की मिल रही है। गाड़ियों के ऊपर चेन लगाने के लिए, वो गाड़ियों को धक्का देने के लिए, हर चीज की वहां पे वो कीमत ली जाती है। फिर फैमिलीज के साथ बदतमीजी की जाती है। तो मेरे ख्याल में सलाम है उन लोगों को, इस सारे माहौल के बावजूद जो लोग मरी जाते हैं, अभी भी मरी जाते हैं। अक्सर जो है वो बाइकआउट की मुहिम भी चलती है कि जनाब मरी को बाइकआउट कर दिया जाए, कमरे जो है वो इतने महंगे कर दिए गए हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन और कुछ है नहीं है। उसके बावजूद भी लोग जो है मरी जाते हैं। ये एक लंबी बहस है, चलती रहती है। जब भी कोई वाकया सामने आता है फिर बाइकआउट मरी का जो है वो ट्रेंड भी चल पड़ता है। लेकिन समटाइम सियाहों का जो अपना जिसे आप कहते हैं तर्ज अमल होता है वो भी मुनासिब नहीं होता। मरी के दोस्त भी गिला शिकवा करते हैं सियाह के, वहां पे ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। इनसे डील करना भी जो है ना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। जिस किस्म की ये हरकतें करते हैं तो वो भी काफी चीजों में हक बजानिब होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये इस किस्म के मसाइल हैं। एक और वीडियो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी और उसके अंदर मैं अब वो स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता, वो 2 लड़के नजर आ रहे हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज में कहीं पे गए हैं और उन्होंने पूरी टहनियां तोड़ी हुई हैं। उन्होंने, जिसको एप्रिकॉट नहीं कहते, जो फल होता है गालिबन उर्दू में उसको खुबानी कहते हैं, एप्रिकॉट्स की पूरी टहनियां तोड़ी हुई हैं जिसके ऊपर एप्रिकॉट्स लगी हुई हैं। और उनको एक बंदा कह रहा है यार ये आपने किस तरीके से तोड़ी है? तो वो कह रहे हैं नहीं जी नीचे गिरी हुई थी और हमने उठा ली। वो यकीनन उन लोगों ने तोड़ी हैं। और अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि उस हर टहनी शाख के ऊपर काफी ज्यादा खुबानियां लगी हुई हैं, लेकिन हमारी नेचर ऐसी बन गई है कि हमने हर चीज में इजी काम करना है। हमें मौत पड़ती है कि थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं। उन लड़कों ने कहा होगा कि कौन सा एक एक खुबानी तोड़ेंगे या एक एक वो एप्रिकॉट तोड़ेंगे, टाइम लगेगा, पूरी टहनी तोड़ लेते हैं, आराम से गाड़ी में बैठते हैं और खाते हुए जाएंगे। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट हमारा एक कौमी कैरेक्टर बन गया है कि हर चीज में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और मेहनत करते हुए हमें मौत पड़ती है। और जिस तरीके से हमारी चाल ढाल है उसी को आप देख लें। आप किसी जगह पे खड़े हो जाएं, आपको 100 बंदा अगर पाकिस्तानी वॉक करता हुआ नजर आएगा तो उसमें 1 या 2 शायद ऐसे हों जिनमें जो थोड़े से आपको अजाइल लगे या थोड़ा सा करंट जिनमें आपको नजर आ रहा हो। अदरवाइज नौजवान भी आपको ऐसे मतलब कि पता चलता है कि खुदा ना खास्ता क्या मसला है। आप कहीं पे जाएं, मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि इतनी इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है किसी शॉपिंग सेंटर में या किसी जगह पे आप जाएं, लोग ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें यंगस्टर्स भी होते हैं कि जैसे उनके जिस्म के अंदर जान ही नहीं है। तो आई डोंट नो, ये खुराक का इशू है, हमारे क्लाइमेट का इशू है फॉर सम रीजन। पर एनीवे ये जो सुस्त रवि है उसी की वजह से इस किस्म की हरकतें होती हैं। और वो जो मैंने वीडियो देखी वो उसी वक्त मेरे जहन में आया कि इन नौजवानों को इतनी वो तौफीक नहीं थी कि हम 5 मिनट वहां पे खड़े हों, थोड़ा टाइम गुजारें, आराम से अपने खुबानी तोड़ें और लोकल्स उनको फ्री वो तोड़ने देते हैं और ये जनाब वहां पे जाके वो पूरी शाखें तोड़ रहे हैं। अच्छा जी, इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से अब बरतानवी अखबार ने यह इंकशाफ किया है कि ईरान के जो एजेंट हैं उनकी मदद से इसराइल ने यह धमाका किया और वहां पे धमाका खेज मवाद जो है नस्ब था, ये जो इमारत सामने आपको नजर आ रही है इसके अंदर।
और ईरान ये कह रहा है कि जी शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए उनको टारगेट किया गया, लेकिन न्यूयॉर्क जो पोस्ट है उसने भी ये बताया कि जनाब वहां पे जो धमाका खेज मवाद था वो पहले से नस्ब था और ईरान के अपने जो एजेंट्स हैं उन्होंने इस चीज को वहां पे नस्ब किया, धमाका खेज मवाद को नस्ब किया। मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि ईरान की जो सिक्योरिटी है उसका बहुत बड़ा ये लैप्स है और यकीनन उसके अपने लोग जो है इसमें मुलविस हैं। और अब जो खबर आ रही है ये कि बहुत सारे उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, सीनियर अफसरान भी हैं, दीगर लोग भी हैं और सबसे तहकीकात जारी है। और ये पहला मौका नहीं है, मैंने आपसे तफसीलात शेयर की थी कि 1 दर्जन के करीब तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया और वो कतन मुमकिन नहीं था अगर वहां पे अंदर उनके जो ईरान की हुकूमत के लोग अंदर हैं, उनके जो पुलिस में लोग हैं, दीगर जो सिक्योरिटी अपराटस है, अगर उसके अंदर इसराइल की एजेंट मौजूद ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। और अब भी ऐसा ही हुआ है कि वो जो धमाका खेज मवाद था वो पहले से वहां नस्ब किया गया था। और जो खबर है जो आलमी जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर ये है कि इस्माइल हानिया को उन्होंने उस वक्त टारगेट करना था जब ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और उनका जो जनाजा था उसमें वो गए थे, तब भी वो इसी इमारत में रुके थे, लेकिन वहां पे रश बहुत ज्यादा था, दीगर लोग भी आए हुए थे, तो फिर उस वक्त ये कार्रवाई नहीं की गई। धमाका खेज मवाद बाद में वहां पे किसी तरीके से वहां पे पहुंचा दिया गया, उसको नस्ब कर दिया गया और इस दफा ये कार्रवाई की गई। और 4 दिन कबल ही ईरानी हुकाम की जानिब से ये चीज सामने आई थी कि जी हमने एक नेटवर्क को तोड़ दिया है और जो इसराइल का नेटवर्क है, इस जो इस्माइल हानिया को टारगेट करने से 4 दिन पहले न्यूयॉर्क पोस्ट उसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरानी हुकाम है उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सारे एजेंट पकड़े हैं और ये और वो, इस किस्म का जो था नेटवर्क था उसको खत्म कर दिया गया है। और जब भी कोई कार्रवाई होती है उसके बाद ईरान ये कहता है, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है जिसकी वजह से बार बार ये चीजें होती हैं और अभी भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखते हैं कि ये तहकीकात आगे किस तरह बढ़ती हैं, क्या होता है। और मैंने से पहले भी शेयर किया था कि ईरान के जो मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह हैं वहां पे भी आपने अक्सर धमाकों की खबरें सुनी होंगी, वहां पे भी ये होता है कि धमाका खेज मवाद जो है वो उसमें नस्ब कर दिया जाता है और जब इसराइल का दिल होता है तब वो उसको जिसे आप कहते हैं चला देते हैं। और उसमें नेटवर्क में इशू ये है कि जो ईरान ने चीजें बाहर से मंगवानी होती हैं, मिसाल के तौर पर आपको ये बता रहा हूं कि एक मुल्क ए है, वहां से ईरान कुछ चीजें मंगवा रहा है और वो चीजें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पे लगनी है, तो इसराइल का जो नेटवर्क है जो ईरान के अंदर है वो उनको बता देता है कि जी फलानी जगह से हमारी चीजें आ रही हैं। तो ये क्या करते हैं, रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करके या फिर वहीं पे अपने एजेंट्स के जरिए उसके अंदर ऐसा मवाद नस्ब कर देते हैं धमाका खेज जो सम टाइम कई साल तक वहां पे रहता है। जी हाँ जी, ये मैंने गुज़िश्ता बरस एक वीडियो बनाई थी और उसमें पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर की थी और जो अखबारी उसमें तराशे थे, जो आलमी सतह पर ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं, वो सब कुछ आपको बताया था कि वो मवाद नस्ब कर दिया जाता है और जब इनकी ख्वाहिश होती है और जब ये समझते हैं कि राइट टाइम है उस वक्त उसको वो एक तरह से डेटोनेट कर देते हैं, धमाका खेज जो है मवाद को एक्टिवेट कर देते हैं और वहां पे वो धमाका हो जाता है। और ये अक्सर वहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अगेन जी अब दोबारा यही खबर आ रही है कि जनाब वो कोई नेटवर्क था और कोई बाहर से मिसाइल मजूल नहीं आया, अंदर ही धमाका खेज मवाद नस्ब था और दीगर जगहों पे भी उस इमारत के अंदर से ऐसा मवाद मिला है। अब ये ईरान की जो हुकाम है वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस इमारत को भी जो है देखा जा रहा है और बहुत सारे लोगों से तफ्तीश की जा रही है। तो ये एक सिक्योरिटी लैब्स था, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था और ईरान की रेपुटेशन के लिए ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था कि अपने मुल्क के अंदर अगर वो इस्माइल हानिया जैसे बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सके और उससे पहले आयतुल्लाह खामनाई साहब से जो उधर रहबर हैं उनसे भी इस्माइल हानिया साहब की मुलाकात हुई थी और इतना क्लोज रिश्ता था और उसके बावजूद जो है ईरानी हुकाम और ईरान की जो सिक्योरिटी है वो बुरे तरीके से नाकाम हुई और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि वहां पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे ऐसे सहूलतकार हैं जो फायदे की वजह से, माली फायदा या फिर जो रजीम से तंग हैं, जो समझते हैं कि वहां पे सही जमहूरियत नहीं है, वो उसकी हुकूमत से तंग हैं, वो लोग ताउन करते हैं बैरूनी कुव्वतों से और फिर इस किस्म के वाकयात वहां पे रूनमा होते हैं। ये सारी तफसीलात आज न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी की हैं, गालिबन टेलीग्राफ ने भी इसको रिपोर्ट किया है और दीगर जो आलमी मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप भी तहकीकात करना चाहें तो थोड़ा सा इस हवाले से गूगल करें तो आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।